नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। डीजी अपडेट्स इज इक्वल टू डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन टॉपिक्स पे, उनको शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर, इंडिया के डीआरडीओ और इंडियन नेवी के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना। जरूर इस न्यूज को सुनिएगा, इसकी खासियत भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ तुर्की धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, लेकिन अकड़ते हुए ही लाइन पे आ रहा है। और उसके अलावा फ्रांस ने एक अच्छी न्यूज भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से दी थी, जिसे मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इन सारी न्यूज को देखिएगा वन बाय वन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेके। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लेटेस्ट एक एस्केलेशन हुआ है, जिसके बारे में इंडियन मीडिया ने बहुत ही कम रिपोर्ट किया है, जिसे कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको पता होगा कि चाइना धीरे धीरे लोगों की टेरिटरी पे ऑक्यूपाई करता है, जहां उसको लगता है यहां पे ये काम हो सकता है। पाकिस्तान भी ये चाल सीख रहा है और पाकिस्तान ने ये काम रिसेंटली किया है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का लगता हुआ एक बॉर्डर है, जिसे हम तोरखाम नाम से जानते हैं। इस बॉर्डर पे अफगानिस्तान की न्यूज के अकॉर्डिंग ऐसा सुनने में आया है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने कुछ बिल्डअप करना शुरू किया है ऐसे साइड पे जो कि अफगानिस्तान की टेरिटरी है। यानी कि अफगानिस्तान की टेरिटरी में घुस के पाकिस्तान ने कुछ बिल्डअप करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान मीडिया की देखते हैं तो वहां पे यह दिखाया गया है कि ऑलरेडी जो वॉल थी, बॉर्डर वॉल, उसको रिपेयर करने का काम पाकिस्तान ने किया था, और वो भी पाकिस्तान की खुद की टेरिटरी में। इस पे एक इशू हो गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के बीच में, और वो जो बॉर्डर था वो काफी बिजी बॉर्डर है। वहां से आम पब्लिक का आना जाना बहुत ज्यादा है। जैसा आप भारत नेपाल बॉर्डर कह सकते हैं है हमारे देश में, वैसा ही लगभग पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये बॉर्डर है। और यहाँ पे इतने ज्यादा इश्यूज बढ़ गए और नोकझोंक हो गई और काफी ज्यादा हॉट टॉक्स हुई अफगान फोर्सेस और पाकिस्तान फोर्सेस के बीच में कि वहां पे उस बॉर्डर को बंद करना पड़ा। हालांकि अब न्यूज ये भी आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के ही हायर ऑफिशियल्स ने बातचीत किया है, और क्योंकि वो बॉर्डर बहुत ज्यादा बिजी है तो इसलिए उसे रीओपन कर दिया गया है। हालांकि इसमें एक सैड न्यूज ये भी आई है कि अफगानिस्तान के एक सिविलियन की इसमें हत्या भी हो गई है। ये हत्या किसने की है ये अभी तक, क्योंकि भीड़ थी वहां पे, बहुत सारी सेना के लोग थे, तो पाकिस्तान की ओर से किसने ये गोली चलाई ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो हम इस न्यूज पे निगाह बनाए रहेंगे कि क्या इसके बाद और भी कुछ होता है। हालांकि मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट, या आप कह सकते हैं अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सरकार है, उससे भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने जो ब्लेम डाला था भारत के ऊपर आतंक का लेके, उसको अफगानिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया था। अफगानिस्तान का कहना था कि वो इस तरह के किसी भी प्रस्ताव के पाकिस्तान के विरोध करता है। तो अफगानिस्तान हमारा अच्छा नेबर आप कह सकते हैं। जो करंट गवर्नमेंट है, पूरा अफगानिस्तान नहीं, आप उसमें तालिबान को मत जोड़ लीजिएगा। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली बहुत ही अच्छी न्यूज दोस्तों दी है बेसिकली डीआरडीओ ने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डीआरडीओ को क्रेडिट देना ठीक नहीं होगा, बल्कि डीआरडीओ के साथ आपको बीडीएल को भी, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने ही मिलकर ऐसी चीज को बनाया है जिसकी डिलीवरी आज इंडियन नेवी को कर दी गई है। ये चीज है क्या? तो ये एक टॉर्पीडो है दोस्तों, जो कि हैवी वेट टॉर्पीडो है, जिसका नाम है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र आपको पता होगा महाभारत काल से ये नाम उठाया गया है। वरुण देव का अस्त्र वरुणास्त्र, जिसे कि ये नाम दिया गया है। यहां पे ये जो टॉर्पीडो है, ये एक हैवी वेट टॉर्पीडो है, जिसमें कि 250 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगा होता है, और इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो लगभग 1300 फीट की है। तो डेप्थ भी इसकी अपने हिसाब से काफी ज्यादा है, और साथ ही साथ इसकी टोटल रेंज जो है वो 40 किलोमीटर के आसपास की है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 74 किलोमीटर के अराउंड। तो ये सारे फीचर्स के साथ ये जो टॉर्पीडो है दोस्तों, ये काफी डेडली टॉर्पीडो बन जाता है। और ये जो वरुणास्त्र है, ये आज ही भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दिया गया है। डील तो बहुत पहले ही मनोहर पारिकर जी ने साइन की हुई थी, लेकिन इसकी डिलीवरी ऑफिशियली आज भारतीय नेवी को हो गई है। तो भारतीय नेवी में एक स्वदेशी ताकत का इजाफा हो गया है आज से, यानी कि अब भारतीय नेवी इसे यूज करेगी। यहां पे देखने वाली बात यह है कि वरुणास्त्र के बेसिकली दो वर्जन है, एक शिप से लॉन्च होता है, दूसरा सबमरीन से लॉन्च होता है। लेकिन जो यहां पे इंडियन नेवी को वर्जन डिलीवर किया गया है, वो यहां पे शिप से लॉन्च होने वाला वर्जन है। साथ ही साथ काम चल रहा है इसके सबमरीन लॉन्च वर्जन पे भी, तो हम भविष्य में कामना करेंगे कि उसका भी वर्जन जल्द से जल्द
डेवलप हो जाए पूरी तरीके से, ताकि इंडियन नेवी उसे भी ऑर्डर कर सके और हमारे देश में स्वदेशीकरण बढ़ता जाए। स्पेशली डिफेंस के मामले में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए एक क्लैप जरूर है भारतीय संस्थानों के लिए जो इसमें लगी हुई थी और जो साइंटिस्ट इसमें लगे हुए थे। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली बेहतरीन न्यूज यहां पे है फ्रांस से दोस्तों। फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं भारत के लिए, उनका कहना है कि फ्रांस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है भारत के नॉर्थ ईस्ट और भारत के जम्मू कश्मीर रीजन में ट्रेड को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, यानी कि ट्रेड से जुड़ी जो भी चीजें होंगी उसमें फ्रांस इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट को लेके। यहां पे देखने वाली बात फ्रांस का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि देखने वाली बात यह है कि फ्रांस कहां इन्वेस्टमेंट करने में कह रहा है, कहां इन्वेस्टमेंट करने को कह रहा है। तो ये आप देखिए जम्मू कश्मीर रीजन, जहां पे लोग जनरली बचते हैं वहां जाने से, यहां पे फ्रांस ने ये इनिशिएटिव लिया है कि फ्रांस वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जैसा कि उसने देखा हुआ है ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है भारत का, वहां पे कुछ देशों ने किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मिजोरम में एक पार्क है जिसका नाम है साइट्रस फ्रूट पार्क। इस पार्क में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इजराइल ने और जापान ने, इन दोनों ने मिलकर इस फ्रूट पार्क में भारत में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये मिजोरम में है। तो फ्रांस चाहता है कि जिस तरह से इजराइल और जापान ने भारत के इस फ्रूट पार्क में इन्वेस्टमेंट किया है और ऑब्वियस है वहां से उनको कुछ रेवेन्यू भी जाता होगा, उसी तरीके से फ्रांस भी जम्मू कश्मीर रीजन में, आपको पता होगा सेब वहां के बहुत फेमस है, तो वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट करे और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में भी। नॉर्थ ईस्ट जो होगा वहां पे आपको पता है हमारा ज्यादातर बॉर्डर जो है वो लगता है चाइना के साथ, और अगर जम्मू कश्मीर में होता है तो वहां चाइना पाकिस्तान, दोनों को एक अच्छा मैसेज जाता है अगर फ्रांस का वहां पे इन्वेस्टमेंट आता है। और ऑब्वियस है कि इससे जम्मू कश्मीर में एक अलगावपन है वो भी दूर होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, साथ ही साथ वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बाकी चीजें भी अच्छी होंगी। मतलब ये काफी अच्छी चीज है कि फ्रांस जम्मू कश्मीर रीजन में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो और हम फ्रांस के इस कदम का वेलकम भी करते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे जो कि आ रही है तुर्की से। तो आपको मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया हुआ था कि ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो प्लान कर रहा है कि तुर्की के ऊपर कुछ सैंक्शंस को लगाया जाए, या फिर आप कह लीजिए जो ऑलरेडी लगे हुए सैंक्शंस हैं थोड़े बहुत उनको और बढ़ाया जाए। जैसे कि अभी भी ईयू ने कुछ सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं वीजा वगैरह के तुर्की पे, तो अब ईयू का प्लान है कि इसको बढ़ाया जाए। क्यों यूरोपियन यूनियन ऐसा कर रहा है? तो उसमें तुर्की का वो स्टेप है जो कि वो मेडिटेरियन सी में कर रहा है साइप्रस और ग्रीस के खिलाफ, और साथ ही साथ आपको पता है फ्रांस से भी अच्छा खासा विवाद तुर्की का हो चुका है। तो ऐसी बातें चल रही थी कि दिसंबर में मीटिंग होने वाली है यूरोपियन यूनियन की, जिसमें ऐसा फैसला लिया जा सकता है जो कि तुर्की के भविष्य के लिए दयनीय हो सकता है। तो यहां पे तुर्की के प्रेसिडेंट सामने आए हैं और उनकी ये गुजारिश आप कह लीजिए या जो भी उनका कहना है कि यूरोपियन यूनियन से हमारे रिश्ते अच्छे हैं और तुर्की अपने आप को कभी भी यूरोप से अलग करके नहीं देख सकता, तो इसलिए यूरोप से हमारे रिश्ते अच्छे बने रहें, इसके लिए हम जो भी जरूरी चीजें हैं वो करना चाहेंगे और यूरोपियन यूनियन को वो अपने मित्र की तरह देखते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है ये भी मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं। उनका कहना है कि वी एक्सपेक्ट द ईयू टू कीप इट्स प्रोमिसेस नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अस और एटलीस्ट नॉट टू बिकम अ टूल to open enmities targeting our country. We do not see ourselves elsewhere but in Europe, he added. We envisage building our future together with Europe. तो यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि तुर्की को अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन से पंगा लेके नहीं रह सकते, तो इसलिए वो यूरोपियन यूनियन से अपनी चीजें अच्छी करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन तुर्की को अपना दुश्मन ना समझे। कैसे नहीं समझेगा भाई, आप काम ही ऐसा कर रहे हो, अपने काम में सुधार करो, वो नहीं समझेगा। खैर इन सब के बावजूद भी जो तुर्की कर रहा है मेडिटेरियन सी में उसे करना उसने अभी रोका नहीं है। तुर्की का है प्लान कि 29 नवंबर तक वो अपना जो ओशियन रीजन है जिसे कि ग्रीस और साइप्रस कहते हैं कि हमारी टेरिटरी में तुर्की घुस रहा है, वो प्लान अभी भी तुर्की का चल रहा है और वो 29 नवंबर तक चलने वाला है। उसे अभी तक तुर्की ने नहीं रोका है, लेकिन ये स्टेटमेंट तुर्की के प्रेसिडेंट ने फिलहाल दिया हुआ है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे।
अगली न्यूज यही है दोस्तों कि 21 और 22 नवंबर, 21 नवंबर तो बीत चुका है और 22 नवंबर आज है, तो इन दोनों ही दिनों में दोस्तों भारत एक ट्राइलेटरल नवल एक्सरसाइज कर रहा है, जो कि भारत सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मिलकर कर रहा है। और ये एक्सरसाइज हो रही है अंडमान निकोबार आइलैंड के पास। तो उस रीजन में भी एक्सरसाइज होना भारत की नवल शक्ति को और बढ़ाएगा और चाइना को भी कहीं ना कहीं ये एक खुला मैसेज देता है। अभी की वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले स्पेशल थैंक्स टू आदर्श जी, जो कि हमें रेगुलर कुछ ना कुछ न्यूज भेजते रहते हैं अलग अलग अपडेट्स पे हमारे ट्विटर अकाउंट या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आपने भी अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपकी भी कोई वहां पे क्वेरी हो या आप कुछ बताना चाहते हो तो आप वहां पे हमें डायरेक्ट बता सकते हैं। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।